नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा, ताकत भर देगी। अगर आप हार चुके हैं तो आपको एक जोश जगाएगी, आपको जीतना है। किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाला गया प्रसाद। हर साल मैं हज़ारों स्टूडेंट को गाइड करता हूं, गाइडेंस देता हूं, पर कुछ स्टूडेंट कुछ खास होते हैं, कुछ हमेशा याद रहते हैं। उसी में एक गया प्रसाद है जो अपनी मेहनत लगन से उसने अपने कुंडली के नक्षत्र बदल दिए। मेडिजी की क्लासेस में भी मैं अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करता, पर जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं मदद के लिए, हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, उनको बियॉन्ड द बाउंड्रीज आई विल ट्राई टू हेल्प आउट। जैसे इसी साल गेट 2021 टॉपर, मेडिजी टॉपर श्रेयस शर्मा, ही टेक माई गाइडेंस, उसने स्ट्रेटजी मेरी फॉलो की और ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 1। मैंने 5 मंथ स्ट्रेटजी बताई थी टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट, और सुएस ने ये स्ट्रेटजी फॉलो करके ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 1। इन अ इंटरव्यू विथ आवर CMD श्री बी सिंह सर, ही इवन एडमिटेड दैट गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड द टॉप मोस्ट रैंक, सो गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए किन किन सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लेना चाहिए एंड व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी? सर, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो रेकमेंड करूंगा। आप मेडिजी के एक फैकल्टी है सौरभ पांडे सर, उन्होंने एक मेडिजी चैनल पे एक वीडियो डाला था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अलग कर लो, फिर जो स्मॉल से जो जिनका कंपैरेटिवली जिनका कंट्रीब्यूशन मार्क्स में कम होता है उनको सेपरेट कर लो। फिर उसके हिसाब से उन्होंने सब चीज कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए उसके बारे में अच्छा बताया था। तो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उसी वीडियो के हिसाब से किया था और बस यही। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अपनी लाइफ में बहुत मायने रखता है कि आप गुरु किसको मानते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं। इसीलिए हमेशा लाइफ में एक ऐसा गुरु बनाइए, जब भी आप मुसीबत पे हो, तकलीफ में हो, गाइडेंस चाहिए हो, वो आपको हेल्प कर पाए। अगर 10 या 100 या 50 आप बना के रखोगे तो आप हमेशा भटकते रहोगे। सिर्फ एक बनाओ जो कि आपको ऐसा गाइड करे कि आपको अच्छे रास्ते पे ले जा सके। दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कहानी गया प्रसाद की, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, ये रियल स्टोरी है, और मेरे हिसाब से ये एक सुपर हीरो जैसी स्टोरी है जो बिलो एवरेज स्टूडेंट अपनी लगन, अपनी मेहनत से आज NPCIL में एक अच्छी पोस्ट पे है। जब मेडिजी में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो ये तकरीबन 2011 या 12 की बात है। उस टाइम पे एक बच्चा मिला, एक स्टूडेंट मिला, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, ये गया प्रसाद, मैंने उसका नाम क्लास में रखा था हंसने के लिए, मजाक के हिसाब से। पहले दिन क्लास लेने के बाद वो बच्चा मेरे पास आया। सारे बच्चे नॉर्मली डाउट्स पूछने आते हैं, वो भी आया क्लास के बाद। जब सबसे लास्ट तक वो रुका रहा, सब चले गए, तो उसने अपना डाउट पूछा। उसका डाउट ये, सर आप कोई एक ऐसी किताब बता दीजिए, एक किताब जिसको पढ़ें और नौकरी मिल जाए। पहली बार लाइफ में किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। मुझे समझ नहीं आया क्या ये पूछ रहा है। मैंने बोला बेटा ऐसे कैसे, आपको तो पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, सब कुछ कवर करना पड़ेगा, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आपको मिलेगा जॉब। कहता नहीं सर, हमसे ना हो पाएगा, पूरा मैकेनिकल नहीं पढ़ पाएंगे, आप कोई एक ऐसी किताब बताइए जिसको पढ़े और नौकरी लग जाए, सिर्फ एक नौकरी लग जाए सर, हम वापस कभी दिल्ली उल्ली नहीं आएंगे। बोले नहीं बेटा ऐसा क्यों, क्या हो गया? तो फिर उसने बताया, सर बताते हैं, बड़ा शर्म वाली बात है कि हम अपने गाँव में इकलौते इंजीनियर हैं। उसके फादर किसान थे, 4 भाइयों में ये सबसे छोटा था, इसका घर का नाम छोटू, और सिर्फ पढ़ने में ये ठीक ठाक था, बाकी को पिताजी ने उतना पढ़ाया नहीं, ये ठीक था, तो इसलिए इसको कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया। सर कहा सर वहाँ से, गांव में इकलौता मैं इंजीनियर था, वहाँ से पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया पटना। सर जब पहली बार पटना पहुँचा, इतनी बड़ी सिटी हमारे गांव के हिसाब से, तो पढ़ाई छोड़ के हम बाकी सारी चीज़ करने लगे। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, सैर सपाटा चलता रहा। अच्छा, इंजीनियरिंग चल रही थी पर पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिए, तो हमारे पेपर बैक होते गए, और इसी तरह 4 साल की डिग्री हम 6 साल में कंप्लीट कर पाए। अच्छा, 4 साल बाद पिताजी को तो पता चल गया कि इसके पेपर रुके हुए हैं, तो बहुत डांट पड़ी, मार पड़ी, भाई लोग भी गालियां दिए, और घर की सब उम्मीद मेरे ऊपर थी, तो पिताजी बड़े टूट से गए, उनको लगा कि ये सब बर्बाद कर दिया। फिर जब 4 साल में पेपर नहीं निकले तो उसके बाद पिताजी ने कहा कि इसकी तुरंत शादी करवा देंगे, क्योंकि जैसे इसकी शादी होगी इंजीनियरिंग के नाम से कम कुछ दहेज तो मिलेगा, इतना खर्चा किए हैं इसके ऊपर, कुछ तो रिटर्न मिल जाएगा। तो कहे सर हमारी तुरंत शादी तय की दी गई, जैसे डिग्री मिली तुरंत शादी तय हो गई। अच्छा, शादी होने ही वाली थी, उसके जस्ट पहले हमारे ससुराल वालों ने थोड़ा सा हेल्प किया, सपोर्ट किया मुझे। अपनी होने वाली वाइफ को वो मैडम बोलता था, तो बोला मुझसे कि सर मेरी मैडम ने मुझे सपोर्ट किया, पिताजी को, भाई लोगों को समझाया ससुर जी ने,
और फिर ये हुआ कि शादी के पहले इसको एक मौका दिया जाए तैयारी करने के लिए। और मेडीजी में जो मैं यहाँ आया हूँ, ये पूरी फंडिंग, सारा पैसा सब ससुर जी की तरफ से है, पूरा इन्वेस्टमेंट ससुर जी की तरफ से है। पिताजी ने तो हाथ खड़े कर दिया कि 1 रुपये नहीं दूंगा इस निकम्मे को। उस टाइम पे ये मेडीजी की क्लासेस जो थी ना जिया सराय में लगती थी। फिर उसने बताया कि सर अब यहाँ आ तो गए हैं पर बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बिल्कुल लिंक छूटा हुआ, बेसिक बहुत कमज़ोर है, कुछ समझ ही नहीं आता, सब ऊपर से जाता है। और फिर बोला कि सर अब और बहुत परेशानी है। बोले क्यों, कैसे परेशानी है? उसने कहा कि सर मैं यहाँ आ तो गया हूँ तैयारी करने, पर मेरी शादी फिक्स है, अगले साल मई में मेरी शादी हो जाएगी, चाहे हम एग्ज़ाम निकालें या ना निकालें, हमारी शादी की डेट फिक्स है ऑलरेडी। और एक लिमिटेड टाइम हमको दिया गया है कि तैयारी करके अगर कुछ एग्ज़ाम निकाल लेते हो निकाल लो, नहीं पिताजी का तो सीधा से ये कि आ जाओ खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटाओ। पर ससुर जी और मैडम जी ने सपोर्ट किया, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। पर सर हमको बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए, हमको कोनो एक किताब बता दीजिए ना जिसको पढ़ के हम एग्ज़ाम निकाल लें। मैंने कहा बेटा एक किताब से नहीं होगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएगा धीरे धीरे थोड़ा सा। या नहीं सर हमारे पास टाइम है तो नहीं है, समझिए ना सर, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है सर, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, किताब लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तभी इतने में भाई का कहीं से फ़ोन आ जाता है, छोटू क्या कर रहा है? बताते हैं भैया हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं मन लगा के पढ़ ले बेटा, तेरा एक दिन और गया। फिर सर उसके बाद वो ऐसा डरा देते हैं कि हमारा पढ़ाई मन ही नहीं लगता। किताब खोलते हैं तो उसमें हमको बैंड बाजा घोड़ी बारात दिखता है, लगता है अब हम तो गए, निपट जाएंगे। तो सर थोड़ा सा हेल्प करिए। हम बोले सिंपल है यार, अपने भाई का फ़ोन उठाना ही बंद कर दो, मोबाइल ना उठाओ, बंद कर दो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। क्या नहीं सर, मैडम जी का भी तो फ़ोन आता है, मैडम जी का फ़ोन आता है तो वो बोलती हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कह रहे वाह बहुत सही। मैडम मीन्स उसकी होने वाली वाइफ। उसका नाम जो मैंने गया प्रसाद रखा था वो इसलिए रखा था कि क्लास में ना गया की बड़ी बात करता था, वो गया के पास के गाँव का था और बहुत बात करता था, इसीलिए उसको मैंने नाम ही रख दिया था गया प्रसाद। अच्छा उसने वाकई में बड़ी मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की, मतलब दिन में 10, 12, 15 घंटे वो पढ़ता था। उसको बेसिक्स क्लियर करने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगा, पर हाँ उसने मेहनत बाकी बच्चों से ऑलमोस्ट डबल या कह सकते हैं ट्रिपल की। बाकी बच्चे जहाँ 4-5 घंटे पढ़ते थे वो 12-15 घंटे डेली पढ़ लेता था। उसने मेहनत की, बैकलॉग कवर किया, वहीं मेडीजी में रहते हुए, मेडीजी में पढ़ते हुए। और मुझे याद है उसी टाइम उसने एग्ज़ाम दिया। उस टाइम ना उस साल NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई थी। उसने जॉब दिया, रिटर्न हुआ, उसके बाद इंटरव्यू में भी उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अच्छा उसके बाद गेट वगैरह का एग्ज़ाम भी था, गेट का ES वगैरह का एग्ज़ाम भी था। मैं जिया सराय में क्लास ले रहा था, पावर प्लांट का लेक्चर ले रहा था। वो बेड़ सराय में रहता था, बेड़ सराय से जिया सराय की डिस्टेंस ना करीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगी। वहाँ से उसका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद NPCIL में वो मिठाई का डिब्बा खरीद के दौड़ता आया, और रास्ते में जो भी बच्चा मेडीजी का मिलता कहता लो मुंह खोलो लड्डू ठूस देता, लो मुंह खोलो लड्डू ठूस देता, हमारा NPCIL में हो गया, हम जा रहे हैं यहाँ से। दौड़ते आया, क्लास में ले रहा था, क्लास के बाहर से ही कूदा जा रहा है। मैंने कहा रुक लो भाई, रुका। मैं बीच में ब्रेक दिया और ब्रेक दे के जैसे ही निकला बाहर, सर बधाई हो सर, हमारा हो गया है सिलेक्शन, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में। अब लड्डू मुंह में 2-3, मैं कुछ बोल पाता उसके पहले उसने मेरे मुंह में 2-3 लड्डू ठूस दिया। इतना खुश वो, इतना खुश, मैं बता रहा हूँ शायद जैसे वर्ल्ड कप जीतने की खुशी थी उसके चेहरे पे। सब कुछ उसने जीत लिया था उस दिन, इतना खुश। मैंने कहा बेटा पर अभी अच्छा लेवल आ गया है, गेट भी 2, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2। नहीं सर अब हम कुछ नहीं देंगे, हमारा इसमें हो गया, हम एक ही नौकरी चाहिए था, बहुत हम जा रहे हैं अपने गांव। उसको इतना समझाया कोई फ़र्क नहीं, वो बहुत खुश था। NPCIL में नौकरी लग गई, अब हमारी ज़िंदगी सेट। वहाँ से उसी दिन उसने शाम तक आप कह सकते हो ना, उसने सारी किताबें वगैरह अपने दोस्तों को सबको दे दी, बांट बूट दिया, जो सामान था कुछ बेच दिया, कुछ गाँव ले जाने का, सब कुछ क्लियर। 2-3 दिन के अंदर वो मेडीजी छोड़ के निकल गया। फिर उसके फ़ोन कॉल्स आते थे, उसने वहाँ ज्वाइन कर लिया, उसके फ़ोन आते थे। अच्छा फ़ोन में इतनी तेज़ उसकी आवाज़ कि जैसे उसका फ़ोन उठाओ ना तो फ़ोन ऐसे करना पड़ता था, इतनी तेज़ बोलता था। मैं तो उसको कई बार बोलता था बेटा तेरे को फ़ोन की क्या ज़रूरत है, तू तो छत में खड़े होकर चिल्ला के बोलेगा तब भी तेरी आवाज़ आ जाएगी। इतनी तेज़ बोलता था और इतना खुश, उसके जैसे मैंने खुशी कहीं नहीं देखी। मेरे मेडीजी में हर साल टॉपर्स देखे हैं, टॉपर्स की खुशी भी देखी है, पर जो खुशी गया प्रसाद के चेहरे में थी बताना बिल्कुल मुश्किल है। उसके लगातार फ़ोन कॉल्स आते थे, वो बताता रहा, उसकी घर में बहुत इज्जत। उसने बताया था जब NPCIL ज्वाइन करने के बाद पहली बार वो गांव गया तो उसने बताया कि गांव से कुछ दूर रेलवे स्टेशन है जहां तक वो गया। तो कह रेलवे स्टेशन पे पिताजी भाई लोग ढोल बाजा बैंड वगैरह लेके आए थे।
कहे जैसे हम उतरे ढोल वोल बजाने लगे, भाई लोग हमको कंधे में उठा लिए और बिल्कुल फूल माला पहनाए, सर ऐसा लगा जैसे वहाँ के राजा हैं, सरपंच और पंच सब आए हुए थे, इतना खुश हम, ऐसा इतनी ज़्यादा इज्जत हुई कि हम सोच भी नहीं सकते थे, आंसू आ गए समझ लीजिए। उसने फ़ोन में मुझे बताया कि सर आज तक आपकी इतनी इज्जत नहीं होगी जितनी हमारी उस दिन उस गाँव में हुई। तो मतलब उसका लेवल ही अलग था। उसने बताया कि भाई लोगों ने फिर वहाँ से ना एक एम्बेसडर की हुई थी, क्योंकि गांव 18-20 किलोमीटर दूर जाना था, तो कहें थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए एम्बेसडर कर रखी थी मेरे लिए। फिर मुझे एम्बेसडर से लेके गए गांव में भी, सब ने बड़ी खुशी, सब मिले मुझसे, बहुत इज्जत। कि आज भी सर हम गांव जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाद वहाँ से एम्बेसडर वगैरह करके कुछ जाना पड़ता है, क्योंकि ये है कि गाँव में बहुत ज़्यादा इज्जत है। कि आज भी कहीं कुछ दिक्कत फंस जाती है तो सरपंच साहब हमको फ़ोन करते हैं कि छोटू है मुंबई में, उसको फ़ोन लगाओ, पूछो क्या है, वो सही एडवाइस देगा। कहें इतनी ज़्यादा हमारी अब इज्जत है। तो दोस्तों ये रियल लाइफ हीरो हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बिलो, आप कह सकते हैं ना, बिलो एवरेज से टॉप करके आगे निकल के गए। ऑफ कोर्स फर्स्ट रैंक नहीं है, सेकंड रैंक नहीं है, बट दे आर द रियल हीरो इन माय आइज। मेरी आंखों में यही असली हीरो हैं। और इसलिए ज़रूरी है आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो, कभी भी हार ना मारे। कुछ भी कंडीशन हो, कितने भी बुरी हालात, आप वापस रिकवर कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी दूसरों से और ज़्यादा, बट यू कैन रिकवर। ऑलवेज देयर इज़ अ चांस टू कम बैक, बाउंस बैक। इसलिए हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों आपको ये डिटेल्स मेडिजी की साइट पे मिल जाएगी, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि लाइफ में एक ऐसा गुरु ढूंढिए जो आपको हमेशा गाइड कर पाए, हेल्प कर पाए। जितने ज़्यादा गुरु होंगे आप उतना भटकते रहोगे, परेशान होते रहोगे। एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको सही एडवाइस दे और आपकी ज़िंदगी को सही रास्ते पे लेके चला जाए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना, उन लोगों से जो अपनी ज़िंदगी से हार मान रहे हैं, उनको ये स्टोरी ज़रूर फॉरवर्ड करना, लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम में हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इसी तरह माइंड ब्लोइंग रियल लाइफ स्टोरीज मिलती रहेंगी और मैं लगातार आपको मोटिवेट करता रहूँगा सक्सेस के लिए। जय हिंद, जय भारत।